नमस्ते भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों। तो आज हमारे शो पर है बहुत ही रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट और फेस रीडर राजेंद्र जोधपुरिया सर। स्वागत है सर आपका हमारे शो में। जी, कुणाल जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो राजेंद्र जी एक बहुत ही रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने बहुत सारे मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को अपने मेंटल इश्यूज से रिकवर होने में मदद की है। और इनकी जो भी सजेशंस रहती हैं, जो भी राय रहती हैं, ये अक्सर साझा करते रहते हैं सोशल नेटवर्क के ज़रिए या फिर यूट्यूब के ज़रिए। तो सर सबसे पहले तो हम हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें आप प्लीज़ अपना एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी। जी, कुणाल जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके अपार सहयोग और स्नेह की बदौलत मैं व्यूअर के साथ रूबरू हो पाया। तो जैसा कि आपने बताया कि एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, मेरा इंट्रोडक्शन यही है कि मुझे बचपन से ही मनोविज्ञान और विज्ञान में बेहद रुचि थी। तो ऐसे ही मैं मनोविज्ञान शब्द सुनता था तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता था। तो फिर मैंने निश्चय कर लिया था कि मुझे बड़े होकर के मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य करना है। तो उसके बाद मैं एक तक्षशिल सोसाइटी से जुड़ा जो वहम-भरम और भूत-प्रेत से संबंधित आवाम को जागरूक करती है। तो वहाँ पर मैं भूत-प्रेत निकालने वाला कार्य करता रहा, हिप्नोटिज़्म के माध्यम से, सम्मोहन के माध्यम से। उसके बाद फिर मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई की, एमए साइकोलॉजी की, उसके बाद डिप्लोमा गाइडेंस एंड काउंसलिंग और फिर मैं इस क्षेत्र में आ गया, इलाज के क्षेत्र में। तो इलाज के क्षेत्र में आने के साथ-साथ मैंने सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस थेरेपी इनका गहन अध्ययन किया, इनकी ट्रेनिंग ली। उसके बाद मेरा जो रुझान रहा, वो रहा भगवत गीता के अंदर। तो मैंने खुद के जो पर्सनल इश्यू थे, मेंटल इश्यू थे, उन भगवत गीता से सॉल्व किया। तो अब जो भी मैं इलाज करता हूँ, उसमें भगवत गीता का ही रोल रहता है। जी, ये एक छोटा-सा परिचय है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपके सजेशंस और आपके सुझावों के ज़रिए बहुत लोगों को मदद मिली है। तो सर एक जी, जो बात ये बातें सुन के दर्शकों को ज़हन में आएगी कि आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में और एक जो बिज़ी स्केड्यूल हो चुका है लोगों का, तो बहुत सारे ऐसे हम जो टर्म्स शायद आज से 20-25 साल पहले लोगों ने सुने भी नहीं होंगे, जैसे कि ओसीडी, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी जी। डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो इनके जो मुख्य कारण आपकी नज़र में क्या हैं? और जैसे कि आप क्या तरीका अपनाते हैं लोगों की इस तकलीफ को सॉल्व करने के लिए? जी। जी, कुणाल जी, आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है। तो आपने पूछा है कि आज से पहले ये मानसिक रोग नहीं थे। ऐसा है कि अब जागरूकता बढ़ी है। अब मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जो एजुकेशन है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया के आने के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य की बात होने लगी है। ये मानसिक रोग जितने भी हैं, वो थे। जब से मानव पैदा हुआ है, ये मानसिक रोग थे। उनका रूप अलग-अलग हुआ करता था, इनके नाम अलग-अलग हुआ करते थे। तो भारत के अंदर किसी अन्य नाम से जाना जाता है, फ़ॉरेन के अंदर इनका नाम अलग होता है। तो जिन रोगों की हम चर्चा करते हैं, ये रोगों के नामकरण ये जो विदेशी हैं, जिन्होंने मनोविज्ञान के ऊपर और साइकियाट्री के ऊपर गहन अध्ययन किया है, उन्होंने दिए हैं। एक गाइड बुक होती है जिसे डीसीएम-5 बोला जाता है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिक मैनुअल है। इसी से एक आईसीडी-11 भी आ गया है, जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर का है, इस तरह से। तो ये सारे बाहर के लोगों की ही देन है। तो उन लोगों ने जो नामकरण किए हैं, वो अपने अनुसार किए हैं। तो ये रोग थे पहले, लेकिन इनका नाम अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होता है। तो आज इनके बारे में जागरूकता बढ़ी है, तो हम इनके प्रति सचेत ज़्यादा हुए हैं। उसके बाद आपने पूछा है कि बाइपोलर हो, चाहे ओसीडी हो, चाहे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो, इनका कारण क्या है? देखिए, इन तीनों रोगों की जो रूपरेखा है, अलग-अलग है। तो तीनों के कारण अलग-अलग होते हैं। तो मैं एक-एक, दो-दो इनके कारण बता देता हूँ, तीनों के ही। जो सबसे पहला कारण बताया जाता है,
ओसीडी का, वो जेनेटिक बताया जाता है, लेकिन उसका रोल मात्र 5 या 7% रहता है। दूसरा जो रोल है वो है एनवायरनमेंट का, कि वातावरण से हम सीखते हैं। खास करके ओसीडी जो रोग है, वो एंग्जायटी डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। जैसे एंग्जायटी डिसऑर्डर एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर आते हैं। उसमें से मात्र एक ओसीडी भी है। तो ओसीडी उन लोगों को ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो कल्पनाशील ज़्यादा होते हैं, जो हर बात को अपने पर ले लेते हैं, पर्सनल अटैक समझते हैं। हाइली सेंसिटिव लोगों को और जो विचारों को ज़्यादा महत्व देते हैं, जिनके लिए विचार आना किसी के बारे में बहुत बड़ी बात होती है, विचारों को अति महत्वपूर्ण मानते हैं, ओवर इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको ओसीडी खास करके ज़्यादा होता है। ओसीडी की आगे बहुत सी किस्में हैं जिनके बारे में शायद बात हम करेंगे। उसके बाद जो बाइपोलर डिसऑर्डर की बात की थी, ये एक साइकोसिस ग्रुप का डिसऑर्डर है। ये केमिकल आधारित रोग है, इसमें जेनेटिक का रोल ज़्यादा होता है। इसमें जो जेनेटिक है, माता-पिता से जो हेरिडिटरी हमें विरासत में मिलता है, उसका रोल इसमें ज़्यादा है। तो ये केमिकल इम्बैलेंस के कारण पैदा होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। और उसके बाद जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, वो ट्रेट्स होते हैं। वो भी ज़्यादातर हमें इसके विषय में ना बहुत गहन रिसर्च हुई है, कि हम पहले नहीं कह सकते कि ये जीन से आता है, ये वातावरण से आता है, ये ट्रेट्स होते हैं, जो छुपे होते हैं, क्योंकि ये ना स्वाभाविक ही पैदा हो जाता है। ये इंसान के स्वभाव में होता है। जो ओसीडी या एंग्जायटी का रोग है, वो सोच में होता है। जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये स्वभाव में होता है। तो ये तीनों रोग अलग-अलग ही कारणों से पैदा होते हैं। इनके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हमने कुछ मोटी-मोटी बात कर ली है। जी, कुणाल जी। ओके सर। तो सर जैसा अक्सर इन रोगों के बारे में अगर कोई भी गूगल पे सर्च करता है तो एक बहुत ही अ, हिम्मत तोड़ने वाली चीज़ उसे नज़र आती है कि इन रोगों का कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज है। तो जी। क्या इस बात में सच्चाई है? क्या इन रोगों का सच में कोई इलाज नहीं है या फिर इनको क्योर किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो क्या आपके अनुसार जो सबसे आसान तरीका होता है वो कौन-सा होता है? तो ये अगर आप हमारे दर्शकों को जी। बताएँगे तो इससे उनकी काफ़ी मदद होगी। जी, आपके भाव की मैं कदर करता हूँ, कि मानसिक रोगों के बारे में अक्सर ऐसा ही कहा जाता है कि इनका इलाज नहीं है, लाइलाज है। लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी प्रकार के मानसिक रोग हैं, वो सभी इलाज के दायरे में आते हैं। उनका इलाज संभव है और 100% इलाज संभव है। कुछ ऐसे मानसिक रोग हैं, एक इक्का-दुक्का, जो लाइफ टाइम मैनेज करने होते हैं, जिनमें दवाइयाँ चलती हैं। इसीलिए कहा गया है अक्सर कि कोई एक आधा रोग ऐसा है जो नहीं ठीक होता, उस रोग के कारण बाकी सभी रोगों को इसी कैटेगरी में डाल दिया जाता है कि कभी ठीक नहीं होते। लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मानसिक रोग 100% क्यूरेबल है, ट्रीटेबल है। इनको प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर थेरेपी और प्रॉपर मेडिसिन के द्वारा जड़ से खत्म किया जा सकता है। और सबसे आसान जो तरीका है इलाज का, वो यही है कि अपनी चेतना को बढ़ाना, खुद अपने अनुभवों से सीखना, इनसाइट को स्ट्रॉन्ग करना, कि आप अपने अनुभवों से सीखें। जैसे मैं उदाहरण दूँ ओसीडी का, जैसे आप दरवाजे को हाथ लगाया, अब आपके मन में ऑब्सेशन आ गया कि हाथ गंदा है। तो अब आप धोने चले गए तो आप हँस जाएँगे। अब आप अपनी चेतना का प्रयोग करते हैं, अरे, अरे! हमें तो कुछ लगा ही नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, ये तो मेरा झूठा विचार है। आप इसे अवॉइड कर देते हैं, इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं, तो आप ठीक हो गए। ऐसे ही बाकी जितने भी मानसिक रोग हैं, उनका जब अटैक आता है, जब वो आप पर हावी होते हैं, तो आप अपने आप को कितना सँभाल पाते हैं। जब वो अटैक आता है तब आप उसी में बह जाते हैं या अपने आप को सँभाल लेते हैं कि उम, आप खुद की चेतना को, खुद के कॉन्शियसनेस को बनाए रखें। ये मात्र जो अटैक है या अभी जो मैं मुझे महसूस हो रहा है, वो मानसिक रोग के कारण हो रहा है। जो मुझे फ़ील हो रहा है, मुझे जो दिखाई दे रहा है, मुझे जो सुनाई दे रहा है, मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं, उनका सच्चाई से लेना-देना नहीं है। मेरे अंदर जो मानसिक विकार है, उसके कारण ये
महसूस हो रहा है, तो इंसान की चेतना बढ़ी, तो वो मानसिक रोगों से इस सोच के साथ बाहर आ सकता है। तो ये सबसे आसान भी है, लेकिन ये सबसे मुश्किल भी है। जी, जी, आपकी बातों से बेशक जो हमारे दर्शक हैं उनमें काफ़ी हिम्मत जागेगी, जिनको लगता था कि नहीं ये लाइलाज है, बट आपने जैसा कि कहा कि 100% क्यूरेबल है। तो ऐसे में एक जिन्हें भी ये रोग है, और जैसे अगर हम ओसीडी की ही बात करें और जो जी, लोग इसका इलाज करवा रहे हैं, तो 2 बहुत ही कॉमन टर्म्स हमने सुने हैं कि सीबीटी और ईआरपी, जो एक्सपोज़र जी। एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन होता है और एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है। तो इसके बारे में अगर आप जल्दी से हमारे दर्शकों को बता पाएँ ब्रीफली, तो जी। उससे भी देखिए, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जी, जब भी साइकोथेरेपी का नाम आएगा, तो सीबीटी का नाम ज़रूर आएगा, क्योंकि सीबीटी के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा है। ये एक ऐसी थेरेपी है जो खुद का मालिक खुद बनना सिखाती है। बेस्ट थेरेपी है। सीबीटी जैसी थेरेपी इजात ही नहीं हो पाई, और ये सीबीटी का जो जन्मजाता दाता है, वो बाहर के हैं, जिनमें अल्बर्ट एलिस, एरोन बेक का नाम अक्सर आता है। सीबीटी के बाद ये आरईबीटी आ गई, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, ईआरपी जो खास करके ओसीडी, फोबिया इस्तेमाल की जाती है, एक्सपोज़र रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, तो ये सीबीटी का ही पार्ट है। ये बहुत अच्छी थेरेपी है। लेकिन मैंने सीबीटी का प्रयोग बहुत किया। लेकिन मैं जितने भी व्यूअर हैं, उनको निराश नहीं करना चाहता। ये बहुत अच्छी थेरेपी है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों पर काम करती है, जो लोग ज़्यादा चिंतनशील, ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, जिनकी आईक्यू ज़्यादा होती है। उन पर तो इसके रिज़ल्ट आ जाते हैं। लेकिन भारतीय कंटेस्ट में इसका रिज़ल्ट कम देखा गया है, क्योंकि बाहर के जो लोग हैं, वो तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होते हैं, जो कि उनका तो सोचने का तरीका वैज्ञानिक होता है। लेकिन भारतीयों का तरीका वैज्ञानिक नहीं है। भारतीयों का तरीका तो भई मौके का है, कुछ भी सोच सकते हैं, कभी भी कुछ भी। तो मैंने देखा है कि भारतीय परिवेश में सीबीटी उतनी कारगर सिद्ध नहीं हो पाई, जितनी विदेश में हुई। तो भारत में कौन-सी थेरेपी कारगर है, उसका भी मैं बता देता हूँ, कि भारत के अंदर भगवत गीता थेरेपी कामयाब हो पाई। भगवत गीता से ही सीबीटी निकली है। जो सीबीटी है, ईआरपी है, ये दोनों थेरेपी भगवत गीता से ही निकली। जो महात्मा बुद्ध का कांसेप्ट था, उसी को तोड़-मरोड़ करके उसका ही बढ़िया वर्ज़न तैयार किया गया सीबीटी है। और ये जितनी भी सीबीटी, जितनी भी थेरेपी है, वो भगवत गीता से ही निकली है। तो भगवत गीता में सीबीटी है, माइंडफुलनेस थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी भी है। इसके अलावा एक जो बेहतरीन थेरेपी है माइंडफुलनेस, जिसे भक्ति योग कहते हैं, कि भारतीय परिवेश में समर्पण या भक्ति भाव ज़्यादा होता है। तो आप भक्ति भाव को विज्ञान के साथ जोड़ करके इलाज बेहतरीन किया जा सकता है। तो मैंने यही तरीका अपनाया। लेकिन ये जो आपने बात की सीबीटी और ईपी की, इसके विषय में इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती है। यूट्यूब में जो भी इलाज करते हैं, साइकियाट्रिस्ट हो चाहे साइकोलॉजिस्ट हो, जब भी साइकोथेरेपी का नाम लेंगे, तो सबसे पहले नाम सीबीटी का ही आएगा। तो सीबीटी वाक़ई में बहुत अच्छी थेरेपी है। इसके सेशन महीनों, सालों तक चल जाते हैं। लेकिन भगवत गीता के रिज़ल्ट इससे भी कई गुना ज़्यादा है। जी, ये बहुत ही जागरूक करने वाली बात बताई आपने दर्शकों को कि सीबीटी से भी बेहतर अगर कोई उपचार है, तो वो भगवद गीता के ज़रिए है। तो एक आखिरी सवाल हमारा आपसे ये होगा कि जैसे अभी इस जो भी दर्शक इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, तो जो भी इस तरह की समस्या से गुज़र रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो इस समस्या से बचे रहें, तो उनके लिए एक ऐसा क्या सुझाव आप देना चाहेंगे जो कि वो डेली बेसिस पे कर सकें? या कुछ ऐसी कुछ फूड हैबिट्स जो आप उन्हें बताना चाहें, तो जिससे वो जी, इससे बच भी सकें और अगर इससे गुज़र रहे हैं तो उनको इसमें लाभ मिल सके? जी। जी, कुणाल जी, आपने बहुत बेहतरीन अंतिम सवाल पूछा है। तो मैं सभी को कहना चाहूँगा कि देखिए, मानसिक रोग होना नॉर्मल है। जैसे सर्दी-जुकाम सबको होता है, तो हम सर्दी-जुकाम को लेकर के छुपाते नहीं हैं कि मुझे सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, 10 बंदों को कहूँगा, आज मेरे को बुखार है, मेरे को बुखार है। रिश्तेदारी में ऐसे कहेंगे जैसे कि
सीना चौड़ा करके बोलेंगे। लेकिन जब भी मानसिक परेशानी होती है, तो हम छिपाते हैं। तो सबसे पहला मेरा ये सुझाव है कि छिपाएँ ना, बताएँ। सबसे पहले अपने परिवार में बताएँ कि मुझे मानसिक रोग हुआ है, मेरे अंदर ऐसे-ऐसे भाव आ रहे हैं, ऐसे-ऐसे विचार आ रहे हैं, जो कि नॉर्मल नहीं है, मेरी हेल्प करो। तो क्योंकि मानसिक रोगों को पागल के साथ जोड़कर देख लिया जाता है। मेरे पास भी लोग आते हैं, तो सर आपके पास जा रहे हैं, बता मत देना किसी को, मेरा तो आवाज़ ना आ जाए यूट्यूब पे, मेरी कोई फ़ोटो ना आ जाए, ये ना आ जाए। तो मैं जैसे अब रिकॉर्डिंग करता हूँ, जो भी इलाज करता हूँ, लेकिन चेहरा नहीं दिखाता। तब भी कुछ ऐसे होते हैं जो कैमरे के पीछे बैठे-बैठे देखते रहते हैं कि हमारी फ़ोटो ना आ जाए। क्योंकि हमारे दिमाग में शुरुआत से ही ऐसा भर दिया गया है कि मानसिक रोग होना मतलब तुम्हारी गलती है और ये पागलपन है। तो मानसिक रोग आम है। मुझे भी डिप्रेशन हुआ है, मुझे भी चिढ़ी हुई है, तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है? ये तो नॉर्मल है, सबको हो सकती है, किसी को भी हो सकता है। तो पहला मेरा सुझाव यही है कि मानसिक रोग को छिपाएँ ना, खुल के बताएँ। इसके बारे में खुल के बात करें, तो आधे तो आप पहले ही ठीक हो जाएँगे, जब बात करेंगे। और अगर आप छिपाएँगे, तो मानसिक रोग और ज़्यादा गहरा हो जाएगा, वो जकड़ ले। तो इसके प्रति आप अपराधी भाव महसूस ना करें कि मानसिक रोग हुआ है, इसमें आपकी गलती नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। जैसे सर्दी लग गई आपको, डायरिया हो गया, तो आपकी गलती थोड़ी ना है। तो ऐसे ही मानसिक रोग होने में आपका दोष नहीं है। बस ये 2 बातें हमेशा याद रखें और इसके बाद प्रॉपर इलाज लें। आप ट्रेन्ड, अनुभवी डॉक्टर, काउंसलर, थेरेपिस्ट से इलाज लें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी। सर सच कहूँ तो जो अगर मैं पर्सनली अगर जो मैं कहना चाहूँगा आपकी बातें सुन के कि आपसे बेहतर शायद ही कोई उपचार करने वाला मिल पाएगा किसी भी ऐसे मेंटल पेशेंट को। तो अगर आपकी इजाज़त हो जी। तो सर आपका जो ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर है वो क्या मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ ताकि जो भी लोग आपसे संपर्क करना चाहें वो आपको मतलब आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें? जी, जी, जी। जी, कुणाल जी, आपने इतना सहयोग किया, तो इसके लिए भी मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आप ईमेल और फ़ोन नंबर आप दे सकते हैं। ज़रूर सर और इससे सहयोग तो हमारे दर्शकों का होगा जो भी जिन भी लोगों को मदद चाहिए या उपचार की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम अपना डिस्कशन को यहीं पर विराम देना चाहेंगे और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके और बहुत कुछ हमें जानने को, सीखने को मिला और बस आपसे यही गुज़ारिश है कि आप जो बेहतरीन काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में उसे आप जी, जारी रखिए और इसी तरह लोगों की सेवा करते रहिए और जी, यहीं पर हम अपने इस पॉडकास्ट को समाप्त करना चाहेंगे। तो हमारे अगले एपिसोड में जी। मुलाकात होगी ऐसे ही एक और बेहतरीन शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।